नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ क्लास सीटेट स्पेशल है, इसलिए यहाँ पर आपको गद्यांश और पद्यांश के 15 प्रश्न और हिंदी पेडागोजी के 15 प्रश्न मिलेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसी प्रकार के आपको यहाँ पर प्रश्न मिलने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट के रूप में यहाँ पर 30 प्रश्न लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं कि आपके सामने इस तरीके से यदि 30 प्रश्न आ जाएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसा लगा और आज की वीडियो में आपको कितने नंबर आए। यदि अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। अपने रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यहाँ पर आपके सामने एक पद्यांश दिया हुआ है। पद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है। प्रश्न क्रमांक 31 से लगाकर 36 तक आपको इसी पद्यांश में से आंसर देना है। तो पद्यांश को मैं एक बार पढ़कर सुना देता हूँ, अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो पद्यांश कुछ इस प्रकार है। एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है, मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा है, आंखों में हरी परछाइयाँ फिसलती है, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है, होंठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं, मैं नहीं हूँ और कुछ बस एक हरा पेड़ हूँ, हरी पत्तियाँ की एक तिप्त रचना, ओ जंगल युवा बुलाते हुआ आता हूँ, एक हरे बसंत में डूबा हुआ आता हूँ। ये रहा दोस्तों पद्यांश। अच्छा था। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है, पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और यहीं पर आप आकलन कर लेना है आपको कि इसका शीर्षक क्या है, क्योंकि पद्यांश में हमेशा शीर्षक पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए युवा जंगल की इस पद्यांश में बात हो रही है, तो यहाँ पर युवा जंगल ही इसका शीर्षक रहेगा। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है, तो जल्दी ही आप इसका आंसर बता पाएंगे। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न ही, प्रस्तुत पद्यांश का उपरोक्त शीर्षक क्या हो सकता है? मैं जंगल में, युवा जंगल, आकाश या फिर मैं नहीं हूं। अभी मैंने आपको बताया उपरोक्त शीर्षक क्या होगा, युवा जंगल, क्योंकि पद्यांश में युवा जंगल का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका जो उपरोक्त शीर्षक है वो युवा जंगल हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान में रखना है, तो आसानी से आप आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, पद्यांश में कौन बुला रहा है? उसकी माँ, उसका भाई, जंगल या फिर पेड़? यदि आपने पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो शुरू में ही एक पंक्ति लिखी हुई है कि एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों में बुलाता है। तो इससे स्पष्ट होता है किसको बुला रहा है, तो वो जंगल को बुला रहा है। पद्यांश में जंगल को बुला रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आकाश कहाँ ठहरा हुआ है? उंगलियों पर, रक्त में, कंधों पर या फिर होंठ पर? तो वहाँ पर भी दोस्तों एक पंक्ति लिखी हुई है, यदि आपने ध्यान से सुना होगा पद्यांश में उल्लेखित पंक्ति है कि कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा हुआ है। क्या ठहरा हुआ है? कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा हुआ। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि आकाश कंधों पर ठहरा है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। तो इस प्रकार आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, युवा जंगल किसके माध्यम से बुला रहा है? अब आपको बताना है जो युवा जंगल है वो किसके माध्यम से बुला रहा है। हरी पत्तियों के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से, गाने के माध्यम से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, वहाँ पर देखिए हरी पत्तियों की एक तिप्त रचना, वो जंगल युवा बुलाते हो। यदि आपने देखा हो तो यहाँ पंक्ति वहाँ पर लिखी हुई है स्पष्ट रूप से। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताता है कि युवा जंगल हरी पत्तियों के माध्यम से बुलाता है। कौन सी पत्तियों के माध्यम से बुलाता है? हरी पत्तियों के माध्यम से बुलाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मैं नहीं हूँ और कुछ बस एक हरा रिक्तस्थान हूँ, जंगल, गान, उंगली या फिर पेड़? तो आखिरी की पंक्तियाँ आपने ध्यान दी होगी, तो वहाँ पर लिखा हुआ है मैं नहीं हूँ और कुछ बस एक हरा पेड़ हूँ। क्या हूँ? पेड़ हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सिराओं में किस प्रकार का रक्त बह रहा है? लाल, नीला, हरा या फिर काला? तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा कि पद्यांश में वर्णित पंक्ति है कि मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा है। कौन सा रक्त बहने लगा है? हरा रक्त बहने लगा है। तो यहाँ पर सिराओं में हरा रक्त बह रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। तो इस प्रकार आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए आगे आपको एक गद्यांश देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं गद्यांश को अच्छे से
से ध्यानपूर्वक पढ़ूंगा, आपको अच्छे से सुनना है और एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेना है आपके द्वारा और उसके बाद ही आंसर देना है, क्योंकि प्रश्न क्रमांक 37 से लगाकर 45 तक आपको इसी गद्यांश को पढ़कर आंसर देना है। तो अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है। तो एक बार मैं पढ़कर सुना देता हूँ पद्यांश से। कुछ इस प्रकार है। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की विशेषताओं की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितनी ही युक्तियां सोची और की। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आप हमारी अमानत विरासत बन गई है। आज से कोई लगभग 2,25,000 साल पहले, याद रखिएगा, आज से लगभग 2,25,000 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी थी। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाएं में से एक है। याद रखिएगा, जो अजंता की गुफाएं हैं वो पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाएं में से एक है। जैसे कि एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के हैं, जिनकी दीवारों और छतों पर अंकित चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं। चीन के तुनहुआंग और लंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर लिए गए थे और जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, तब भला अपने देश के नगर देहात उनके प्रभाव से कैसे निहाल ना होते। बाघ और सीतनवासल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में हैं, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सिरज गई है। तो ये रहा दोस्तों एक गद्यांश, इसमें ऐतिहासिक विरासत के बारे में बताया गया है। अच्छा लगा गद्यांश तो एक बार और पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको आंसर देना है, क्योंकि इसी गद्यांश को पढ़कर आपको आने वाले जो प्रश्न है उसके आंसर देना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है इस गद्यांश का, पहाड़ों को काटकर मंदिर बनवाने की प्रथा कितनी पुरानी है? 500 साल पहले की है, 1000 साल पहले की है, 2000 साल पहले की, या फिर 3000 साल पहले की है? तो इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ गद्यांश के माध्यम से, और मैं फिर बता देता हूँ। वहाँ पर लिखा हुआ है, उल्लेखित है कि आज से कोई लगभग 2,25,000 वर्ष पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी थी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा लगभग 2000 साल पहले की पहाड़ों को काटकर मंदिर बनाने की प्रथा 2000 साल पहले की पुरानी है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, हमारी कीमती विरासत क्या है? तांबे के खंभे हैं, धातुओं के खंभे हैं, पत्थरों के खंभे हैं, या फिर ये सभी है? तो यदि आपने गद्यांश को अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पर लिखा था कि सदियों पहले जो इंसानों ने संदेश खोजे, चिकने ऊंचे खंभे खड़े किए, तांबे पीतल के अक्षरों की कलाकृति की, वहाँ आज हमारे अमानत विरासत बन गई है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा। हमारी कीमती विरासत तांबे के खंभे भी है, धातुओं के खंभे भी हैं और पत्थरों के खंभे भी है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्रसिद्ध गुफा मंदिर कौन सा है? मैंने टिक किया था, आपको बताया भी था एक बार पढ़ के कि भारत में जो सबसे प्रसिद्ध गुफा मंदिर है वो कौन सा है? अजंता का है, एलोरा का है, माँ काली का है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यदि आपने गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो वहाँ पर लिखा था कि हमारे देश की सभी गुफा एवं गुफा मंदिर में सबसे ज़्यादा विख्यात अजंता की गुफा है, जिसके बारे में आपको बता भी चुका था। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो अजंता की गुफा होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अजंता की परंपराओं से संबंधित है, एलोरा की गुफा है, सीतनवासल की गुफा है, जवाहर गुफा है, या फिर एलिफेंटा की गुफा है? यदि आपने गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो लास्ट में लिखा हुआ है कि अजंता की गुफाओं की दीवारों पर अंकित चित्र दुनिया के लिए नमूने बने हैं तथा भारत में ही बाघ और सीतनवासल की गुफाएं उसी अजंता की देन है। क्या है? सीतनवासल की गुफाएं उसी अजंता की देन है। तो यहाँ पर अजंता की परंपराओं से संबंधित पूछा गया था, तो सीतनवासल की गुफा यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आदमी ने पहाड़ों को काटना क्यों शुरू किया था? जिंदगी को बेजान करने के लिए, जिंदगी को अमर बनाने के लिए, रोजी रोटी के लिए, या फिर उपरोक्त सभी? तो आपने यदि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो वहाँ पर लिखा था कि जिंदगी को अमर बनाने के लिए आदमियों ने पहाड़ों को काटकर उन पर सुंदर आकृतियाँ अंकित की है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो दूसरा वाला रहेगा। आदमी ने पहाड़ों को काटना क्यों शुरू किया? जिंदगी को अमर बनाने के लिए। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
गद्यांश में दिए गए शब्द सीरज का अर्थ है, यहाँ पर सीरज का अर्थ आपको बताना है क्या होगा गद्यांश में। समा जाना, काला करना, काश्तकारी करना या फिर दिखाई ना देना। यदि आपने गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ा या फिर सुना होगा तो लास्ट की लाइन याद कीजिए, वहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि दीवारों पर प्रेम व दया की एक दुनिया ही सिरज गई या फिर समा गई है। तो यहाँ पर जो सीरज का मतलब होता है वो समा जाना होता है। प्रस्तुत गद्यांश में सीरज शब्द का उपयोग बाघ और सीतनवासल की गुफाओं के संबंध में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि दीवारों पर प्रेम व दया की एक दुनिया ही समा गई है या फिर दीवारों पर प्रेम व दया की एक दुनिया ही सिरज गई है। तो यहाँ पर सिरज का मतलब होता है समा जाना। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पहाड़ काटकर बनाए गए मंदिरों की दीवारों पर क्या अंकित किया गया। यहाँ पर आपको बताना है जो पहाड़ काटकर बनाए गए मंदिरों की दीवारों पर क्या अंकित किया गया है। लोहे को, कोयले को, चित्रों को या फिर ये सभी को। तो गद्यांश में बताया गया है, यदि आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो वहाँ पर बताया गया है कि सभी प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनवाए गए तथा उनकी दीवारों पर एक से एक अविराम चित्र अंकित किए गए। क्या अंकित किए गए? चित्र अंकित किए गए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अजंता के चित्रों की नकल किन मंदिरों में की गई है। चीन के, दक्षिण अफ्रीका के, ब्राज़ील के या फिर ये सभी के। तो गद्यांश में दोस्तों स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अजंता की गुफाओं के चित्र की नकल चीन के टूनहुयांग तथा श्रीलंका के सिमरिया गुफा मंदिर में की गई है। तो यहाँ पर श्रीलंका तो बताया नहीं गया है, यहाँ पर चीन लिखा हुआ है। तो अजंता के चित्रों की जो नकल की गई है वो चीन के मंदिरों में की गई है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के गुफा मंदिर है एलोरा के मंदिर, एलिफेंटा के मंदिर, अजंता के मंदिर या फिर ये सभी। तो यहाँ पर गद्यांश को देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सभी को पता है कि भारत के गुफा मंदिर एलोरा के मंदिर भी है, एलिफेंटा के मंदिर भी है और अजंता के मंदिर भी है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा। और यहीं पर गद्यांश और पद्यांश के जो 15 प्रश्न की बात हुई थी वहीं पर समाप्त होते हैं। अब आपको यहाँ पर हिंदी पेडागोजी से संबंधित 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है हिंदी पेडागोजी का, निम्नलिखित में मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। आवृत्ति का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, चिंतन मनन का सिद्धांत या फिर नियोजन का सिद्धांत। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में कौन सा मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाषा शिक्षण के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं, जैसे कि आवृत्ति का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत और नियोजन का सिद्धांत। लेकिन चिंतन मनन का सिद्धांत मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मातृभाषा हिंदी शिक्षक में विस्तृत ज्ञान से अभिप्राय। यहाँ पर विस्तृत ज्ञान से आपको अभिप्राय बताना है। मातृभाषा हिंदी शिक्षक में विस्तृत ज्ञान से अभिप्राय क्या है। भाषा के तत्वों का ज्ञान, हिंदी साहित्य का ज्ञान, विषय में रुचि एवं लगन या फिर ये सभी। तो यहाँ पर शिक्षक को मातृभाषा का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। इसमें शिक्षक में भाषा के तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक है, साहित्य का ज्ञान होना आवश्यक है एवं विषय में रुचि का होना भी आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा। फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर आपको असत्य कथन को पहचानना है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य रहेगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, या फिर यहाँ पर हमारा जो असत्य कथन होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालयों में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। यह कथन असत्य है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। प्रोजेक्ट पद्धति, डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति या फिर किंडरगार्टन पद्धति। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रोजेक्ट पद्धति। प्रोजेक्ट पद्धति में कार्यकलापों प्रयोगों के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया संचालित होती है और यह प्रक्रिया बड़ी कक्षाओं में उपयोग होती है, ना कि छोटी कक्षाओं में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। हिंदी शिक्षण की दृष्टि से प्रोजेक्ट पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अक्षर बोध प्रणाली से छात्रों का वाक्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है, उच्चारण शुद्ध होता है, विवरण दोष नहीं आ पाता या फिर ये सभी। तो यहाँ पर जो अक्षर बोध प्रणाली है ये एक प्राचीन प्रणाली है और इससे छात्रों का उच्चारण शुद्ध होता है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि प्रणाली कौन सी? यहाँ पर आपको उच्च प्राथमिक स्तर पर बताना है व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि प्रणाली कौन सी है। सूत्र प्रणाली है, भाषा संसर्ग प्रणाली है, आगमन प्रणाली है या फिर समवाय प्रणाली है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि आगमन प्रणाली कौन सी है? आगमन प्रणाली है। इसमें छात्र उदाहरणों की सहायता से सामान्य सिद्धांत निकालते हैं और 4 पदों का अनुकरण करके छात्र व्याकरण के नियम व उपनियम खुद सीख जाते हैं। किससे? आगमन प्रणाली से। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्याकरण की प्रयोग विधि का क्या अर्थ है? यहाँ पर व्याकरण की प्रयोग विधि का अर्थ बताना है। क्या होगा? उदाहरण प्रस्तुत, व्याख्यान देकर, लिखकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो प्रयोग विधि का अर्थ होता है व्याकरण की, वो उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। प्रयोग विधि में उदाहरण प्रस्तुत करके समान लक्षण वाले अंशों के कार्य एवं गुण निकलाए जाते हैं, तत्पश्चात उसका अभ्यास कराया जाता है प्रयोग विधि में। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कहानी शिक्षण में बरती जाने वाली सावधानी है कथा वस्तु बालकों के स्तरानुकूल हो, उसमें गतिशीलता और क्रमबद्धता हो, कथा वस्तु में भयानक और विभत्स दृश्य ना हो या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कहानी शिक्षण में जो बरती जाने वाली सावधानियाँ हैं वो कथा वस्तु बालकों के स्तरानुकूल हो, उसमें गतिशीलता और क्रमबद्धता हो और कथा वस्तु में भयानक और विभत्स दृश्य ना हो, ये सभी कहानी शिक्षण में बरती जाने वाली सावधानी है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती, यहाँ पर आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या है? एक भाषा शिक्षक के रूप में बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना या फिर भाषा संसाधनों का अभाव है। तो यहाँ पर एक भाषा शिक्षक के रूप में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना ही सबसे बड़ी चुनौती है एक भाषा शिक्षक के रूप में, क्योंकि एक कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बालक होते हैं। ऐसे में शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वो शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तैयार करे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, नैदानिक तथा उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्र चाहे, जब तक अध्यापक चाहे, जब तक विद्यालय में समय मिले या फिर जब तक छात्रों की कमजोरी दूर ना हो। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा नैदानिक तथा उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया जब तक चलती रहनी चाहिए कि जब तक छात्रों की कमजोरी दूर ना हो। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से गृह कार्य की क्या उपयोगिता है? यहाँ पर गृह कार्य की उपयोगिता आपको बताना है क्या है? स्वाध्याय करने का अभ्यास, स्वचिंतन मनन करने की शक्ति का विकास, अतिरिक्त समय का सदुपयोग या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शिक्षण प्रक्रिया में गृह कार्य अत्यंत उपयोगी है। इससे स्वाध्याय का अभ्यास होता है, समय का सदुपयोग होता है और चिंतन मनन की शक्ति का विकास होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी व्याकरण शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधि है? यहाँ पर आपको व्याकरण शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधि के बारे में बताना है। कौन सी है? निगमन विधि है, आगमन विधि है, भाषा संसर्ग विधि है या फिर प्रयोग प्रणाली है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है जो व्याकरण शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधि है वो निगमन विधि है। याद रखिएगा, प्राचीन काल में जब छात्र आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे तब उन्हें कुछ नियम उपनियम बता दिए जाते थे, छात्र उन्हें रट लेते थे और इसी विधि को निगमन विधि कहते हैं। और यही प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधि है। कौन सी? निगमन विधि। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के दौरान छात्र शुद्धतापूर्वक तभी लिख सकते हैं जब अपनी त्रुटियों का ज्ञान हो, उन त्रुटियों से अभिभावकों को परिचित कराया जाए, जब छात्र को दंडित किया जाए या फिर जब शिक्षक उन त्रुटियों को सुधारने दे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाषा शिक्षण के दौरान छात्र शुद्धतापूर्वक तभी लिख सकते हैं जब अपनी त्रुटियों का ज्ञान हो। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर आपको बताना है कि आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं। केवल कहानियाँ, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो या फिर केवल पद्यांशाएँ। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्राथमिक स्तर पर आप ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो
प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं। यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर आपको बताना है कि आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं। केवल कहानियाँ, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, या फिर केवल पद्यांश। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर आप ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, ऐसा बाल साहित्य उचित समझते हैं आप प्राथमिक स्तर पर। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, रचनात्मक लेखन की कौन सी विधा अर्थ ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। निबंध है, अपठित है, कहानी है, या फिर पद्य है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पद्य। पद्य विधा अर्थ ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है रचनात्मक लेखन की, क्योंकि पद्य विधा में अर्थ ग्रहण करना पड़ता है। इसमें शब्दों के अर्थ को प्राप्त करके लिखा जा सकता है, किसमें, पद्य विधा में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। और यहीं पर हमारे जो 30 प्रश्न थे हिंदी के वो यहीं पर समाप्त होते हैं, जिसमें आपको 15 प्रश्न गद्यांश और पद्यांश को देखने को मिले और 15 प्रश्न हिंदी पेडागोजी को देखने को मिले। तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि इन 3 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए, और यहाँ भी बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी रेटिंग जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।